ओम शांति, ओम शांति। चलिए एक क्विक एनर्जाइजर करते हैं। बैठे बैठे हैं ना बहुत समय से, तो एक बार सब खड़े हो जाएंगे। आप भी ऐसे जब कभी लंबा प्रोग्राम चलता है तो एक सेशन पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ, तो थोड़ा सा उनको स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, थोड़ी कोई उनको एक्टिविटी करा सकते हैं, थोड़ा उनको कुछ एनर्जाइजर करा सकते हैं। तो एक बारी उठ के बैठने से, थोड़ा सा मूवमेंट करने से उन लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आती है, एक फ्रेशनेस आती है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, एनर्जाइजर के अंदर आप अपना एक पार्टनर चूज कर लीजिए। एक पार्टनर के साथ खड़े हो जाइए। एक पार्टनर चूज कर लीजिए, उसके सामने खड़े हो जाइए। हाँ, थोड़ा चल के जाइए। अगर आप अकेले खड़े हैं तो थोड़ा चल के जाइए, किसी के पास जाइए, कोई और भी अकेला मिल जाएगा आपको। अच्छा, अभी क्या करना है, आप में से, पार्टनर में से एक व्यक्ति बोलेगा 1, दूसरा बोलेगा 2, फिर पहले वाला बोलेगा 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 ऐसे बोलना है। बोलिए। एक 1 बोलेगा, दूसरा 2 बोलेगा, फिर 3 बोलेगा, 3 के बाद फिर 1 आना है। 4 नहीं, 4 तक नहीं जाइएगा। ठीक है, इजी। हाँ, अभी 1 की जगह पे हमको क्लैप करना है। अभी जिसके ऊपर भी 1 आएगा उसको 1 बोलना नहीं है, क्लैप करना है। 2 और 3 बोलना है, जैसे बोल रहे थे वैसे ही बोलना है। बस 1 की जगह क्लैप करनी है, जिसके ऊपर भी 1 की बारी आए। 1 की जगह क्लैप करना है, फिर 2, दूसरे को 2 बोलना है, फिर 3, फिर 1 जिस पे आएगा उसको क्लैप करना है। ठीक है, अभी एक और परिवर्तन। 1 की जगह पे हमने क्लैप किया, अब 2 की जगह पे हमें जंप करना है, और फिर 3 रहेगा। ठीक है, जिसके पास भी 1 आएगा उसको क्लैप करनी है, जिसके पास 2 आएगा उसको जंप करना है और 3 बोलना है। थ्री भी है, 1 2 के बाद 3 भी है, सिर्फ 1 2 नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ा और कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, थोड़ा और कंफ्यूजन करते हैं। 1 पे क्या है, क्लैप। 2 पे क्या है, और 3 पे अभी हैंडशेक होगा। अब ये याद रखिएगा, हैंडशेक तो दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन हैंडशेक के बाद फिर 1 किस पे आएगा ये याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा याद रखने में मेहनत करनी पड़ रही है ना, क्योंकि हैंडशेक में दोनों आ गए। अब उसके बाद 1 किस पे आएगा? हा? तो देखिए, थोड़ा हमारा ब्रेन काम किया तो सुस्ती क्या होगी, सुस्ती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी जरूरी नहीं है कि आपको, ठीक है, ओम शांति, आप समझ गए क्या करना है ना। तो अभी आप लोग थे तो आप लोग के साथ में हमने ये एक्टिविटी की। कोई ऐसे ग्रुप में है जहाँ बहुत ऑफिसर्स हैं, वो जंप नहीं करेंगे, है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं करना पसंद करेंगे, तो उनके लिए आप कुछ और एक्शन दे सकते हैं, या इसी तरह की कोई और एक्टिविटी उन्हें करा सकते हैं। लेकिन भाव ये है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उनका माइंड जो है अभी तक सुन रहा था, अभी वो कुछ चेंज करे, ताकि उनको थोड़ा सा फ्रेश फील करें, थोड़ा शरीर से भी उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, मिलेंगे। तो ऐसी कोई और भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ पहले जहाँ पर भी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन विंग की, वहाँ पे पूरा सेशन भी कराया है 1-1 घंटे का, जिसमें कई एक्टिविटीज़ बताई हैं। तो पुरानी ट्रेनिंग्स में आपको पूरे सेशन मिल जाएंगे, जिसमें कई प्रकार के एनर्जाइजर्स, कई प्रकार की उसमें एक्टिविटीज़, आइस ब्रेकिंग, सब आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से
अभी हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो है होलिस्टिक इंटेलिजेंस। होलिस्टिक इंटेलिजेंस अर्थात इंटेलिजेंस दुनिया में कितने प्रकार के माने जाते हैं? अधिकतर 3 प्रकार के माने जाते हैं, IQ, EQ और SQ। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, जब भी आप कोई टॉपिक की शुरुआत करें तो सबसे पहले शुरू में ही आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। तो IQ, EQ, SQ क्या है, ये आप उनको एकदम शुरुआत में बताने से पहले उनसे पूछिए कि IQ से आप क्या समझते हैं। तो अधिकतर लोग क्या बताएंगे, उसका फुल फॉर्म कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अच्छा, फिर वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो फिर वो थोड़ा सा और उसकी डिटेल में जाएंगे, अपने अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो हमें किसी के विचार को सही या गलत नहीं बोलना। स्लाइड दिखा देंगे भाई जी। हमें किसी के भी विचार को सही या गलत नहीं बोलना, क्योंकि अपने हिसाब से सब सही है। आपको बस उसमें ये देना है कि ठीक है, आपका विचार हमें मिला, बहुत अच्छा, आइए देखते हैं और इसके अंदर हम इसके बारे में और जानते हैं। तो हमने उनको ना सही कहा ना हमने उनको गलत कहा, हमने ये कहा इसके बारे में हम और जानते हैं। सबसे पहले IQ। IQ का अर्थ है अबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कोई बहुत लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से समझ पाना, उसको ब्रेक डाउन कर पाना, उसको सही प्रकार से यूज़ कर पाना, ये है IQ। तो पहले के समय में, आज भी जब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है, कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, तो जितने भी ये कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के अंदर बच्चों का क्या टेस्ट किया जाता है? IQ, है ना अधिकतर। तो IQ का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग में आप कितना ज़्यादा निपुण हैं, कितना अच्छे से आप लॉजिकली सोच सकते हैं। खास एग्ज़ाम्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का, LR का टेस्ट होता है। तो ये सब बातें IQ में आती हैं। लेकिन ये IQ जो है वो समय के साथ बदल सकता है, एनवायरनमेंट में बदल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप देख करके कहें इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, मंदबुद्धि है, वो सदा मंदबुद्धि ही रहेगा। आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का, है ना, उनको एडिसन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनको स्कूल से उनके निकाल दिया गया। एडिसन की ही कहानी है कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया और उनके टीचर ने एक लिफाफे के अंदर लेटर लिख के दिया उसको और बोला अपनी मम्मी को पढ़ा देना। तो उसने खोला नहीं, मम्मी के हाथ में सीधा दिया। मम्मी ने खोला तो उसकी माँ के को बड़ा फील हुआ, तो उसने पूछा क्या लिखा है इसमें। तो उसने कहा कि बेटा इसमें आपके टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ाने के हिसाब से हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको घर में ही पढ़ा लीजिए, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ऐसे करके पढ़ लिख करके बड़ा हो गया। जब वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, एक बार उसकी माँ का देहांत भी हो गया। उसके बाद एक दिन ऐसी पुरानी माँ की चीज़ों में उसको वो लेटर मिल गया। तब उसने जब खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा था एक्चुअली, कि आपका बेटा बिल्कुल मंदबुद्धि है, उसको स्कूल में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे घर पे ही रखिए। लेकिन उसकी माँ ने क्या उसको बताया कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ाने के लायक हमारे पास टीचर्स नहीं है, तो आप उनको घर में पढ़ाइए। तो देखिए, जिसको मंदबुद्धि समझा गया, ऐसे बहुत सारे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल तक बोलते ही नहीं थे, कुछ लोगों को लगा ये बोल पाएगा कभी लाइफ में, ये कुछ ढंग का कर पाएगा ना? तो ऐसे ही वॉल्ट डिज्नी, हर एक को, मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसी हस्तियां हैं जिनको बहुत रिजेक्शन मिला, लेकिन उसके बाद भी जिनको मंदबुद्धि समझा गया उन्होंने आगे चल के कितने बड़े बड़े कार्य किए। तो इसका कोई ये नहीं है कि कब आपको ये IQ आए, ये समय के अनुसार, आपकी लर्निंग के अनुसार और आपके इन्वायरमेंट के अनुसार ये बदल सकती है।
कितने सारे ऐसे आप देखते होंगे, और जिनको आप कराएंगे अगर ऑफिसर्स को, या कई बहुतों की अपनी स्टोरी भी ऐसे होगी कि वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे, उनके पास साधन नहीं थे, हिंदी मीडियम में या अपने सरकारी स्कूल में लोकल लैंग्वेज में वो पढ़े, इंग्लिश भी नहीं आती होगी उनको, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे, जब उनको प्रिपेयर करना था तो उन्होंने कैसे किताबें पढ़ पढ़ करके इंग्लिश सीखी, कैसे कर कर के फिर बाद में आज इतने बड़े ऑफिसर बन गए। कईयों की अपनी भी जीवन कहानी होगी, अपनी नहीं होगी उनकी तो उनके पिता की होगी, कहीं ना कहीं उनके घर में किसी ना किसी की ऐसी कहानी ज़रूर होगी, तभी वो आज यहाँ पहुँचे। तो आईक्यू अगर किसी का कमज़ोर है तो उसको बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लर्निंग के साथ में बढ़ सकता है। कोई एज नहीं है हमारा कि हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका, अब हमारा जैसे हाइट है, अब हाइट बढ़ चुकी है, अब इससे ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी। ब्रेन की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ब्रेन अब इससे ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये बदल सकता है। यंगर जनरेशन का आईक्यू देखा गया है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोई ऐसा गैजेट है, मोबाइल ही देख लीजिए, कोई बड़े हैं वो मोबाइल में लेकर के कुछ कुछ चीज़ें ही कर लेंगे, बच्चों के हाथ में दे तो वो क्या क्या खोज के निकाल लेंगे उस मोबाइल में से, क्या क्या वो कर लेंगे पता भी नहीं होगा। एक बार और बच्चों के जवाब देखिए कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं कहीं मतलब इंटेलिजेंट तो क्या कहें उनको, लेकिन कहाँ तक बच्चे सोच लेते हैं। प्रैक्टिकली एक बारी जहाँ पे ओआरसी में आने से पहले मैं सेंटर पे थी, ओआरसी के कनेक्शन का ही सेंटर था, तो हमारा सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे था और ऊपर 11 फ्लोर्स का पूरा टावर था। सोसाइटी में ऐसे कई टावर्स थे, तो ऊपर के फ्लोर पर एक छोटी सी परिवार रहता था, माता पिता और छोटी बच्ची। तो वो माता वो जो बहन थी वो रेगुलर आती थी, युगल कभी कभी, लेकिन सहयोगी थे। तो बच्चे भी जैसे छोटेपन में आ जाते हैं माता पिता के साथ, तो बच्ची भी आती थी। उस बच्ची का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, 5th क्लास का एग्ज़ाम हुआ। 5th क्लास में वो बच्ची 3rd आई। तो वो आई बाबा के मतलब घर में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के कि दीदी आज मेरा रिपोर्ट कार्ड आया है, मैं बाबा को थैंक्स बोलूँगी। उसकी मम्मी भी आई, भोग लगवा देना दीदी। तो मैंने पूछा उससे, बच्ची से, क्या रिज़ल्ट आया? तो उसने बोला दीदी मैं 3rd आई हूँ। तो बच्चे को आप अप्रिशिएट करेंगे भाई, उसका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, अरे वाह बहुत अच्छा 3rd आए हो, कंटिन्यू करना, कीप इट अप। तो हमने उमंग उत्साह में उसको ये भी बोल दिया, अगली बार क्या आओगे, अगले साल क्या करोगे? तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला दीदी अगली साल तो मैं फर्स्ट आऊँगी। तो हमने बोला भाई बहुत अच्छी बात है। फिर हमने ऐसे ही पूछ लिया बच्चों से, जैसे बात करते पूछते हैं कि फर्स्ट आने के लिए क्या करोगे? तो वो बोलती है दीदी मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए। हमने बोला ऐसे कैसे? 3rd आने के लिए मेहनत करनी पड़ी तो फर्स्ट आने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कहती नहीं दीदी, जो लड़का फर्स्ट आया है उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया। जो बच्ची 2nd आई है वो भी स्कूल चेंज कर रही है, 3rd तो मैं हुई। अब आप सोचिए, ये कभी आपको ख्वाब में भी आएगा ये उत्तर देना? आपका आईक्यू कमजोर है, उस बच्ची का आईक्यू देखो। एक बार एक भाई अपने बेटे को, बहुत शैतान तो बेटा था ही, बहुत छोटा बेटा था, बहुत शैतान था, तो खूब हर समय उसको टोकता रहता, क्या कर रहे हो, ये है, तुमको अक्ल नहीं है, ये नहीं है। एक बार बच्चे को बड़ा वो आ गया, बच्चे ने पूछा पापा आपको क्या लगता है सारे पापा इंटेलिजेंट होते हैं? कहता ऑफ कोर्स, हमको अनुभव है लाइफ का। कहता है कि सारे पापा इंटेलिजेंट होते हैं तो न्यूटन का लॉ न्यूटन ने क्यों बनाया, न्यूटन के पापा ने क्यों नहीं बनाया? अभी क्या जवाब दे? पापा चुप, पापा चुप। एक बार एक पिता ने बोला अपने बेटे को, शैतानी कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, बोलते तुम्हारी एज में नागार्जुना मैथ्स के कॉम्प्लेक्स थ्योरीज बनाता था। कहते हैं आपकी उम्र में चाचा नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। क्या कहेंगे अभी? तो देखिए बच्चों की बुद्धि कहाँ तक जाती है। तो आईक्यू की अगर बात करें, केवल कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके कहाँ बोल देना, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के उसको याद रखना, ये हमसे अच्छा आज की यंगर जनरेशन्स में है। लेकिन ये सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी नहीं।
तो गड़बड़ क्या हो रही है? अगर यंगर जनरेशन का आईक्यू इतना स्ट्रांग है, या हमारा आपका आईक्यू अगर इतना स्ट्रांग है, तो गड़बड़ क्या हो रही है? क्योंकि आईक्यू ही इंटेलिजेंस नहीं है, ये इंटेलिजेंस का एक पहलू है। इस इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें और भी बातें चाहिए। तो गलती कि विजडम हमने नॉलेज में सीमित कर ली, और नॉलेज हमने इंफॉर्मेशन, अर्थात तीनों में अंतर क्या है? आपको जानकारी है दुनिया की, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ काम करती है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन। हमें लगा यही नॉलेज है, कैसे एक चीज़ काम करती है, कितनी चीज़ें हैं, इसका ये काम है, यहाँ ये चल रहा है, लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी आ गई, इसरो ने स्पेडेक्स भेज दिया, हम सब कुछ जानते हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो इंफॉर्मेशन होना अलग बात है, और उस इंफॉर्मेशन को काम में लगा पाना वो अलग बात है। इंफॉर्मेशन को सही तरह से कहाँ काम में लगाना है, कार्य में लगाना है, वो है ज्ञान, नॉलेज। इंफॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं सूचना, जानकारी, और नॉलेज को क्या बोलते हैं? ज्ञान। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उसको अप्लाई करने के बाद आपको जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे जागृत होता है विवेक। और विवेक क्या है? विजडम। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंफॉर्मेशन को कार्य में लगाना और उससे अनुभव प्राप्त करके विवेकशाली बनना। विवेक तक तो हम जाते नहीं हैं। स्कूल्स में टेस्ट होते हैं या कोई भी चीज़, उसमें क्या देखा जाता है? आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आप कितना याद कर पाते हैं। एक और बात हमें समझ में आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मिस्टर नो इट ऑल नहीं हो सकता। मिस्टर नो इट ऑल मतलब वो ऐसा व्यक्ति जिसको सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे दुनिया में हर चीज़ का जवाब मेरे पास है, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। तो ऐसा बनने का प्रयास ना करें। कईयों को होता है कि सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है, न्यूज़ में सुनते रहें, लोगों से बातचीत में करते रहें, उस चीज़ की लालसा कि कहीं कोई ऐसी बात चल जाए और मुझे पता ना हो, मैं कुछ उत्तर ना दे पाऊँ तो कैसा लगेगा मुझे। तो जो लोग पब्लिक रिलेशंस में होते हैं, उनके अंदर खासी आदत होती है कि हमें सब पता होना चाहिए जो चल रहा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। आज इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी हर जगह पे, हर एक क्षेत्र में इतनी चीज़ें चल रही हैं, इतने सारे व्यवसाय बन गए हैं, कितना कुछ हो रहा है। एक व्यक्ति ये सब कुछ नहीं जान सकता, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो जानते हैं वो समय पे आप कार्य में लगा पा रहे हैं कि नहीं। जो बाबा कहता है कि तोताराम नलके पे मत बैठना, वो वाला पंडित नहीं बनना है। लेकिन जितना भी ज्ञान आपके पास है, जितनी भी जानकारी आपके पास है, उसको आप ढंग से कार्य में लगा पाएं, तब सफलता मिलेगी। फिर इंटेलिजेंस अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि जब हमारा मन इमोशनली फिकल, मतलब इमोशनली कमज़ोर, एक ही इमोशन पे जो टिक ना पाए, तो इमोशनली फिकल माइंड जो है, जितना वो जानता है उसके बाहर जाता ही नहीं है। नहीं, यही ठीक है, जो मैं मानता हूँ वही ठीक है, इसको इस तरीके से करना ही ठीक है। क्योंकि इमोशनली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि दूसरा भी सही हो सकता है। किसी ने मुझे गलत कह दिया तो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए हम लगे रहेंगे। तो ये इमोशनली कमज़ोर मन की निशानी है कि वो अपनी ही इंटेलिजेंस को सर्वोपरि माने। जो वो जानता है उसी को वो सत्य माने, और दूसरे के विचार को वो समझ ही नहीं पाए, उसको समझने का मौका भी ना दे वो। ये इमोशनली कमज़ोर मन की निशानी है। और क्योंकि आज इमोशनली कमज़ोर मन है, इसलिए हम दूसरे की बात को समझ भी नहीं पा रहे, अनुभव भी नहीं कर पा रहे, उनसे सीख भी नहीं पा रहे। नहीं, बस हमने कह दिया यही है, ऐसा ही होता है, दूसरा व्यक्ति गलत है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप गलत हैं
तो जिद नहीं करना, और अगर आप सही हैं तो सिद्ध नहीं करना। अगर आपको पता है कि आप गलत हैं तो उस बात की जिद ना करें। और सही और गलत जो है वो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है। आपको लगता है आप सही हैं, दूसरे के हिसाब से आप गलत हैं, तो आपका अपनी सही बात को सिद्ध करना उनके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए आपकी बात गलत है। तो आप अपने सही को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या दिखाई दे रहा है कि ये गलत बात की जिद कर रहे हैं। तो आपके दृष्टिकोण में जो सही है उसको सिद्ध करने का मतलब है दूसरे के दृष्टिकोण में जो गलत है उस बात पर जिद करना। इसीलिए गलत है तो जिद नहीं करना और सही है तो सिद्ध नहीं करना, क्योंकि सही चीज अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सही चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अपने आप सही मिलेगा। तो जब रिजल्ट सही मिलेगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं सही था, अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए इमोशनली हमें स्ट्रांग बनना है ताकि हम नई चीजों को सीख पाए और जिद और सिद्ध के अलग जा करके जो सत्य है उसको समझ करके हम कार्य में लगा पाए। इसलिए सही और गलत से ऊपर क्या है, सत्य। जब हम सत्य को नहीं जानते तो हर कोई अपने हिसाब से सही और गलत बना लेता है और वहाँ डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए अगर हम सत्य को जान जाएं तो सारा सही जो है वो सत्य में समा जाता है और फिर गलत क्या है वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। और वो सत्य को जानना वो तीसरे लेवल का इंटेलिजेंस है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी आज अगर आप देखें समाज के अंदर सुसाइड हो रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। ड्राइवर था, गाड़ी चलाने की इंटेलिजेंस उसमें थी, लेकिन उस समय वो कुछ और सोचने लग गया और उसका ध्यान हट गया। तो ये किस चीज़ की कमी हुई? गाड़ी चलाने की इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, लेकिन उस समय इमोशनली वो ठीक नहीं था, इसलिए गलती हुई। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग होते हैं, बड़े बड़े पद के लोग होते हैं, सुसाइड करते हैं। तो उनके पास कोई जानकारी की कमी नहीं है, आईक्यू की कमी नहीं है, लेकिन जितना बड़ा आईक्यू उतना ही आज ईक्यू कम होता जा रहा है। आईक्यू और ईक्यू में गैप बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सीमेंट का काम करता है एसक्यू, उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इसीलिए हमें आईक्यू के साथ साथ ईक्यू की भी आवश्यकता है। तो देखिए हम लाइफ में हमेशा ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे मैंने सुबह कहा था ना कि आप कोशिश कीजिए आप ऐसे चित्रों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें आपको कम से कम बोलना पड़े। अब इस चित्र में आप क्या समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है इसको समझना, और एक चित्र बहुत कुछ कह रहा है। सभी फोकस्ड है। और हाँ जी, हाँ, मैं कहाँ हूँ इसमें, हम कहाँ हैं, अपनी लाइफ एक गेम है और उस गेम में हम हमेशा बैटिंग पोजीशन पे हैं। अलग अलग परिस्थितियाँ अलग अलग समय पर बॉलिंग करने आएंगी। ये चित्र जो है वो कोविड के टाइम का है, तो बॉलिंग कोविड कर रहा है, लेकिन कोविड हट जाएगा बॉलर फील्ड पोजीशन से तो कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी टेररिज्म आ जाएगा, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, कभी डिप्रेशन आ जाएगा, कभी कभी वॉर आ जाएगी। तो जीवन में इतनी परिस्थितियां बारी बारी आकर के बॉल फेंकेंगी, लेकिन बैट्समैन का काम क्या होता है? हर बॉल पर छक्का लगाएं, चौका लगाएं, नहीं तो भाग के रन लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खेलते रहें, आउट नहीं होना। रन ना भी बना पाए तो भी कम से कम डटे रहें, खेलते रहें। और इस खेल में अब अच्छा बैट्समैन ये बोलेगा कि भाई वाइड मत डालना, नो बॉल मत डालना, सीधी सीधी बॉल फेंकना, तो ही खेलूंगा।
टेढ़ी मेढ़ी बॉल फेंकी तो मैं नहीं खेलूंगा, अच्छा बैट्समैन ये बोलेगा नहीं। लेकिन हम क्या जीवन में बोलते हैं, ढंग से बात करना तो ही हम बात करेंगे, ढंग से मेरे से व्यवहार करना तो ही हम करेंगे काम, प्यार से बात करना। उस गेम के अपने रूल हैं, इस गेम के अपने रूल हैं, लेकिन एक बात फिर भी कॉमन है, हम बैटिंग पोजीशन पे सदा हैं। मैं बैटिंग नहीं करूंगा इसका मतलब क्या है, आउट हो जाओ, पवेलियन वापस लौटो। जब तक हम हैं जीवन में, हम सदा बैटिंग पोजीशन पे हैं। जितनी भी बॉल आ रही है मुझे ही उनको फेस करनी है। इस बात का क्वेश्चन ही नहीं है कि मैं फेस नहीं कर सकता। आपके साथ रन बनाने के लिए आपकी चलो फैमिली खड़ी है, आपके मित्र संबंधी हैं, लेकिन वो भी तब भागेंगे ना जब आपने बॉल को बैट तो लगाओ कम से कम, तब तो वो भागेंगे। आपने बॉल को बैट ही नहीं लगाया, आप बॉल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओगे तो वो कैसे आपका साथ देंगे। और एम्पायर कौन है, चलेगी किसकी फाइनली, ना बैट्समैन की ना बॉलर की, चलेगी किसकी, उसने आउट बोला तो आउट। तो किसके रूल्स के हिसाब से खेलना है, एम्पायर के रूल्स के हिसाब से, ना बैट्समैन के ना बॉलर के। तो ऐसा जज्बा कि हर एक चैलेंज को हम फेस कर सके, हर बॉल को हम फेस कर सके, ये आईक्यू से नहीं आता। आईक्यू वाला यही देखता रहेगा, इसने वाइट बॉल फेंकी, झगड़ा करने लग जाएगा वहीं पे खड़े खड़े। लेकिन ये जज्बा सिर्फ आईक्यू से नहीं आता, हर प्रकार की बॉल को आपको फेस करना है, इसलिए हमें और भी कुछ चाहिए। अब देखिए, चाहे आईक्यू हो, चाहे ईक्यू हो, चाहे एसक्यू हो, ये तीनों चीज़ों का जो खेल है वो कहाँ चलता है, हमारे मन में। अब मन की शक्ति को भी एक बारी समझ लें। तो अभी आपके सामने जो लिख करके आ रहा है, कोई एक वॉलंटियर आ जाए, कोई भी एक वॉलंटियर, हाँ जी दीदी खड़े हो जाएंगे, आप वहीं खड़े हो जाइए। और अभी जो स्क्रीन पे आएगा, हर कोई अपने मन में बोलेगा, आपको जोर से बोलना है, ठीक है, जितना जोर से हो सके आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। सभी पढ़ पाए, सभी पढ़ पाए इसको, और इसमें मैसेज भी बिल्कुल स्पष्ट हुआ। तो ये हमारे मन की शक्ति है। मन आपको वही दिखाता है जो मन जानता है। आपको पता है ये शब्द ऐसा है, तो आपको दिखने में भले कुछ और आ रहा है, लेकिन आपको जो मन को पता है आप वही पढ़ रहे हो। मन आपको वही दिखाता है जो मन को पहले से पता है। अधूरी इंफॉर्मेशन को भी अपने हिसाब से मन कंप्लीट कर लेता है। तो ये अच्छा भी है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। जैसे अभी दो लोग आपस में बात कर रहे थे, आपके जाते ही वो दोनों चुप हो गए और अपने अपने काम में लग गए। अब ये अधूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपने देखी। अब इसको आप कैसे पूरा करते हैं, ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। कोई हो सकता है इस बात पे ध्यान भी ना दे कि वो बात कर रहे थे, अभी चुप हो गए। आप अपने काम से आ रहे थे, आप भी जाकर के अपने काम करने लग गए, ध्यान ही नहीं गया कि दूसरा क्या कर रहा था और आपके जाने से उन पे क्या अंतर आया। कोई सोच सकता है कि देखो मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अपनी ज़रूरी बात को छोड़ करके भी चुप हो गए। कोई तीसरा सोच सकता है, ऐसा क्या बात कर रहे थे जो मेरे सामने नहीं कर सकते, ज़रूर मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे, है ना। देखो ये अपनी अपनी खिचड़ी पकाते रहते हैं, मुझे कभी कुछ बताते नहीं। ये इसी बात को हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देख सकता है। तो आपका मन अधूरी इंफॉर्मेशन में पॉजिटिव माइंडसेट ऐड करके अच्छा भी सोच सकता है, नेगेटिव ऐड करके बुरा भी सोच सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पर। इसलिए उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज देखते हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बबल्स हैं। अब
आपको ये बबल्स दिखाई दिए, कोई इसको ऐसे जोड़ दे और क्या उसको लगे, बोले ये बबल्स को जोड़ करके मैं एक सर्किट बना सकता हूँ। तो ये बबल्स दिख रहे हैं, ये था IQ। इसको ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये सर्किट बन सकता है। ये थी आपकी माइंड की इमेजिनेशन पावर, जो आप एक किसी भी चीज को एक रूप दे सकता है मन। लेकिन अब इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये वही बबल्स है ना, वही डॉट्स है ना, गौर से देखिए, वही डॉट्स है ना ये। तो आप सोचिए आपका मन किसी भी चीज के अंदर कितना मीनिंग ऐड कर सकता है। जो बाबा कहते हैं कि माया कुछ नहीं है, पेपर टाइगर है। हमारा मन ही, हमारा भय ही उस पेपर टाइगर में जान भर देता है। और अगर हम अपने स्वमान में स्थित रहें, हमारी अगर इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, तो बड़े से बड़ी चीज को भी हम सोचेंगे ये तो पहाड़ नहीं, ये तो राई भी नहीं, ये तो रुई है। तो किस बात को, उसको हम क्या अर्थ देते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। तो वास्तव में ज्ञान से देखा जाए तो सिर्फ अकेले मन की बात नहीं है, मन बुद्धि संस्कार तीनों हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि नॉन बीकेस के हिसाब से करा रहे हैं, तो उनको अभी मन बुद्धि संस्कार का डिफरेंस नहीं पता, इसलिए उनके लिए सहज भाव से आप उनको मन ही बोल देंगे, तो उनके लिए मन में ही बुद्धि समा गई, मन में ही उनके लिए संस्कार समा गए। ठीक है, तो अब आपने IQ समझाया पहले, फिर IQ काफ़ी नहीं है और EQ की आवश्यकता क्यों है, पहले आपने उनको वो आवश्यकता बताई। अब वो कन्विंस हो चुके हैं कि हाँ IQ से और बढ़कर मुझे EQ की भी ज़रूरत है। अब आप उनको बताएं EQ है क्या। तो EQ क्या है? जैसे IQ था एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, ऐसे ही EQ क्या है कि किसी भी व्यक्ति के, उसमें हम खुद भी आ जाते हैं, उनके मन की भावनाओं को पहचानना, समझना और उनके उन भावनाओं को समझते हुए उनके साथ कैसे कर्म किया जाए, कैसे उनको सहयोगी बनाया जाए, कैसे उन्हें सहयोग दिया जाए, ये बात समझ पाना, ये है EQ। कई बार हमसे आके लोग पूछते हैं हम मदद करना चाहते हैं लेकिन वो मदद लेता ही नहीं, तो इसका मतलब आपने उसको समझा नहीं। जैसे बाबा भी कहता है कि जब आपने समझ लिया उसके वो संस्कार हैं, तो समझने के बाद तो आपका टकराव कम होना चाहिए ना संस्कारों का। लेकिन क्यों नहीं कम हो पाता? क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब हमें पता है सामने वाले का ये स्वभाव है, तो उसके स्वभाव को समझ कर चलना, जो बाबा हमें कहते हैं, वही है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। फिर EQ इम्पॉर्टेंट है हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, तो है ही है, संबंध जहाँ पे है वहाँ पे EQ हमें चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, जिन डिसीजंस का प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो खास तौर से, क्योंकि यहाँ ऑफिस में बैठ कर के आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका असर सड़क पे चलने वाले रिक्शा वाले पे भी पड़ेगा, ठेले वाले पे भी पड़ेगा, स्कूल जाने वाले बच्चों पे भी पड़ेगा। तो उनका उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा, कितना वो आपके उस डिसीजन को सराहेंगे, ये कब होगा? जब आपका डिसीजन इमोशनली उनको लगे। तो इसलिए आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, उनके मनोस्थिति को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इमोशनल क्वोशिएंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कभी भी इलेक्शन का टाइम आता है तो इस EQ को कैसे यूज़ किया जाता है। प्रचार करेंगे कोई भी पॉलिटिशियन, तो उसमें क्या बताएंगे, उनको पता है यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो लोकल MLAs क्या बोलेंगे, हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम महिलाओं के लिए ट्रैवल बस में फ्री कर देंगे, अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को हम ये फ्री दे देंगे। ये क्या कर रहे हैं? वो नब्ज पकड़ करके, वो अलग बात है लेकिन उनकी तरफ से वो क्या कर रहे हैं, जो बाबा भी कहता है, नब्ज देख करके ज्ञान दो।
तो ये नब्ज देखना मतलब कौन सी नब्ज देखना, हाथ की नब्ज तो नहीं, शरीर की नब्ज की तो बात नहीं हो रही है, ये कौन सी नब्ज है, इमोशनल नब्ज है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यू मे बी हायर्ड ड्यू टू हाई EQ। आपका EQ अच्छा है, आप सवाल जवाब में, इंटरव्यू में बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, बहुत सही उत्तर आपने दिए, तो आपको आपकी नौकरी पक्की। लेकिन नौकरी पक्की होने के बाद अगर आपका EQ ठीक नहीं है तो यू मे बी फायर्ड ऑल्सो। आपके इंटेलिजेंस को देख करके आपको नौकरी मिल गई, आपको इस स्थान पे, इस पोजीशन पे आपको लेके आ गए, लेकिन अगर उसके बाद में आप उन लोगों के साथ ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे, आए दिन आपका झगड़ा हो रहा है लोगों से, आए दिन ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, मैं बड़ा इंटेलिजेंट, आए दिन आप दुखी होकर के घर जा रहे हैं, तो या तो लो EQ के कारण आप रिजाइन कर देंगे या आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नहीं तो लो EQ है तो कई बार आप सुसाइड भी कर लेंगे। 2 दिन पहले ORC में, जिस दिन हम चल के यहाँ आए कल ही, तो एक प्रोग्राम चल रहा था, फैमिलीज एंड फ्रेंड करके रिट्रीट हर महीने होती है, उसमें नए लोग आते हैं फैमिली सहित। तो उसमें पूरा प्रोग्राम लगभग हो चुका था, लास्ट सेशन मैंने जो लिया, तो उसके बाद मेरे पास एक बहन आई, वो कहती हैं दीदी एक प्रॉब्लम है हमारी, आपकी बात से हमें लगा आप उसका हमें हल दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम थी? कहती है मेरी माता जी हैं, मैं हूँ, मेरा एक भाई है, तो भाई जो है छोटा वो अकेला कमाने वाला है घर के अंदर, और उसके मन में ये बात आ गई है कहीं से कि मेरा जो बॉस है वो मुझे फंसा देगा, और उस डर से उसने रिज़ाइन कर दिया है। मैंने कहा कभी ऐसा पास्ट में कुछ उसको हुआ कि छोटी मोटी बात में, भाई बड़ी बात में तो फंसाएगा ना, जब छोटी मोटी बात में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती हो। कहते कुछ नहीं हुआ कभी ऐसा। और हम कह रहे हैं कि भाई आपका अगर किसी बात में मन मुटाव या हो भी गया बॉस से, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो आपको फंसा देगा। भाई आपको नौकरी चाहिए तो उसको भी तो काम करने वाला चाहिए। अगर आपके काम से वो ओवरऑल खुश है तो एक आध बात में अगर कभी कुछ मनमुटाव हुआ तो वो ये थोड़ा ना कि आपको फंसा के, वो भी तो अपना नुकसान करेगा, वो क्यों फंसाएगा। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आप कॉन्फिडेंस रखो, और जब आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आप फंसोगे क्यों, सतर्क रहो। लेकिन नहीं, तो देखिए इमोशनल क्वेश्चन की इतनी कमी कि उस डर के कारण उसने अच्छी खासी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा अच्छा रिज़ाइन कर दिया, कहीं और जॉब लगी है? कहीं कुछ नहीं लगी है कहीं। और ये जॉब भी कहते हैं हमारे कोई कांटेक्ट में था, उनको बहुत रिक्वेस्ट करके ये जॉब भी हमने लगवाई थी भाई की, और अच्छी खासी जॉब लगी हुई, और अकेला कमाने वाला, और वो इस डर के कारण से रिज़ाइन कर बैठा है। अब आप सोचिए, तो सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है। तो EQ में भी अच्छी बात यह है कि हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अपने मन को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है वो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, वो भी हमें पता है। और ऑलमोस्ट 90% जो सफलता है लीडरशिप में वो EQ के कारण आती है। क्यों? क्योंकि EQ आपको, जितने लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो कब क्या, कई बारी लोग जो हैं वो आपको सामने से आकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप उनके चाल चलन से, हाव भाव से समझ जाएंगे आज इनका मन ठीक नहीं है। अगर आप उनके उस इमोशन के प्रति सेंसिटिव नहीं है, आप इग्नोर करते गए, मेरे को बस अपना काम निकलवाना है, बाकी उसके मन में जो चल रहा है, घर में जो चल रहा है, उससे हमें कोई वास्ता नहीं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति की एफिशिएंसी, जो अच्छा परफॉर्म कर सकता था, आप उसे खोते चले जाएंगे। तो एक अच्छा लीडर अपने मन को भी समझाना और काम निकालना जानता है, दूसरे के मनोस्थिति को समझ करके उस तरह से उनको ठीक रखना। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर वो लोग कितनी मेहनत करते हैं कि उनके लोग खुश रहें। समय समय पर उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रखेंगे, उन्हें कहीं बाहर लेकर के जाएंगे घुमाने के लिए, आपस में उनके कुछ हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे कि भाई उनकी फैमिलीज़ के लिए कितना कुछ करते रहेंगे। आप घूमने जाओ, कंपनी 3 साल में एक बार आपको घूमने के पैसे देती है। ये सब क्यों करते हैं कंपनीज? कि इमोशनली हमारे जो लोग हैं वो अपने जॉब से खुश रहें।
सिर्फ काम और पैसा नहीं, उनको एक अपनापन लगना चाहिए कंपनी के अंदर, आपस में उनकी अच्छे एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी उनको मिल रही है, लेकिन आपस में अगर उनके संबंध ठीक नहीं है टीम के अंदर, तो भी वो इतनी बड़ी सैलरी को भी ठुकरा के चले जाएंगे एक दिन। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो इमोशनली अपने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को ठीक रखने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, बहुत फंड्स इन्वेस्ट करती हैं। तो एक अच्छा लीडर जो है वो अपने लोगों की मनोवृत्ति को समझता है और उस हिसाब से उनकी मनोवृत्ति को बढ़ाते हुए ही तो 90% सफलता लीडरशिप में उसको मिलती है जो लोगों की मनोवृत्ति को समझ सकता है। और EQ हमें हिम्मत देता है कि कोई बात नहीं, अगर ये काम मुझसे नहीं हुआ तो जिस काम में मैं अच्छी हूँ वो काम मैं करूँ। इफ़ दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मे बी दैट इज़। तो हम कंपेयर नहीं करते, उसने तो बड़ा अच्छा काम किया, मुझसे वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बस की वो नहीं है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी। वो मेरा काम अच्छे से नहीं कर सकता, मैं उसका काम अच्छे से नहीं कर सकती, तो वो अपनी चीज़ में उन्नति कर रहा है, मैं अपनी चीज़ में उन्नति करूँ, हम रीस क्यों करें। तो ये बात किसकी बुद्धि में अच्छे से समझ पाएगा? कौन? जो इमोशनली बहुत स्टेबल है। इवन आपस में भी हम दूसरे को देख के वो ये सेवा इतनी अच्छी करता है, मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पार्ट अलग है, मुझ में बाबा ने अलग विशेषता देखी है, मैं अपनी उस विशेषता को पहचानूं और निखारूं, मैं कंपेयर ना करूं। तो एक अच्छे EQ वाला इस कंपैरिजन से दूर रहेगा। कंपैरिजन से दूर रहेगा तो वो कभी दिल शिकस्त नहीं होगा। जिसमें EQ की कमी है वो हमेशा अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करेगा और दिल शिकस्त होगा। और मैं किसी काम की नहीं, मुझसे ये भी नहीं हो सकता, ये भी मुझसे अच्छा, ये तक मुझसे अच्छा, ये कल आई थी ये तक अच्छी, वो यही सोच सोच के अपने जीवन को खराब कर देगा। और एक स्ट्रॉन्ग EQ के द्वारा हम IQ को भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो जो चीज़ आज हमें नहीं आती, ट्राई करते 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 कल हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अगर EQ अच्छा है हमारा तो हम हार नहीं मानेंगे और एक ना एक दिन हम उस चीज़ को भी सीख लेंगे, जीत हमारी हो जाएगी। तो लो EQ क्यों होता है हमारा? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम कई बार रॉन्ग है। जैसे बाबा कहते हैं कि हारना ही बाबा के आगे जीतना है, सहन करने वाला ही शहंशाह बनता है, देना ही लेना है। ये बाबा क्या कर रहे हैं? हमारे बिलीफ सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हम ये मानते थे जोर से बोलने वाला, जिसने डिस्कशन का एंड जिसकी बात से हुआ वो जीत गया। तो बाबा इस गलत बिलीफ सिस्टम को ही ज्ञान से ठीक करते हैं। तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम गलत है कि अगर मैं चुप रही तो लोग तो समझेंगे कि मैं हार गई, तो ये गलत बिलीफ सिस्टम ही इमोशनली हमें कमज़ोर करता है। तो इमोशनली हम कमज़ोर क्यों बनते हैं? गलत बिलीफ सिस्टम से। तो बाबा ज्ञान से क्या कर रहे हैं? हमारा बिलीफ सिस्टम ठीक कर रहे हैं। उन्हें तो बाबा की बातें नहीं पता, लेकिन आप बिना बाबा का नाम लिए आप उनको ये बता सकते हैं कि हम रोज़ अपने स्पिरिचुअलिटी में ये बातें सीखते हैं जिससे हमारा EQ बढ़ता है। इस तरह से मेडिटेशन हमारे EQ को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि देखिए, कोई भी सेशन हम करा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं बड़े अच्छे स्पीकर्स की लिस्ट में आ जाऊं, मुझे बार बार बुलाया जाए। हमारा लक्ष्य क्या है कि ये सेवा का मौका है, उस आत्मा के कल्याण के लिए बाबा की कोई ना कोई बात उसके जीवन को लग जाए। परिचय देने के लिए भी तभी आप दे पाएंगे बाबा का परिचय। बाबा का परिचय मतलब बस ये नहीं है कि परमात्मा शिव निराकार भगवान है, ये वो पहली बार में मान जाएं। बाबा का परिचय देने का अर्थ है कि भगवान हमें ये शिक्षा दे रहा है, उसका ज्ञान ही उसका परिचय है। वो ज्ञान, हाँ, इनका ज्ञान सच में बहुत ऊंचा है, वो देने वाला भी बहुत ऊंचा ही होगा और इसको समझना चाहिए। ये बात है बाबा का परिचय।
ये नहीं कि बाबा का परिचय मतलब पहले ही सेशन में, पहले ही मौके में शिव ही परमात्मा है, ये हमें सिद्ध करके आना है। तो आपका कोई भी सेशन बिना बाबा का परिचय दिए नहीं होना चाहिए। तो दुनियावी ज्ञान तो आज किताबें भी बहुत पढ़ कर के लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सफलता क्यों है? हमें भी लोग अच्छा स्पीकर कब मानते हैं? जब उनको हमारी बातों से, इतनी सिंपल भाषा के अंदर भी इतनी गुह्य बातें जो जीवन में लग जाएं उनके, ऐसी बातें उनको मिलती हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं बड़ा अच्छा स्पीकर बन जाऊं। अच्छे स्पीकर भी कब बनेंगे हम दूसरों की नज़रों में? हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे दुनिया में हैं, लेकिन उनको हमारा क्या अच्छा लगेगा कि उनकी जीवन के लिए प्रैक्टिकल बात हमने उनको बताई। तो दूसरा EQ कमज़ोर क्यों होता है? पुअर पेरेंटिंग। आज अगर बच्चा घर में रोता रोता आया, माँ पूछेगी, कई ऐसी जगहों पे हमने देखा है होता है, माँ ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? उसने, राहुल ने मुझे मारा। तो माँ बोलेगी तो तुमने क्यों नहीं उसको मारा? तो अब बच्चा क्या सोचेगा कि मारने वाले को मारना ही सही है। तो ये इमोशनली कैसा बन रहा है बच्चा कि मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो पेरेंटिंग ही हमारी इस तरह से हो रही है जो बच्चा इमोशनली आगे चल कर के सहन कर ही नहीं पाएगा कुछ। माँ ने ये बोला, अच्छा उसने तुमको मारा, तुमने क्या किया? तुमने तो नहीं मारा। हाँ, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, राजा बच्चे हो, तुमको गलत काम नहीं करना। उसको उसके कर्म का अपने आप मिल जाएगा। तुमको अच्छा रहना है, तो उसके अंदर बचपन से ही क्या सहन शक्ति बढ़ेगी। तो पुअर पेरेंटिंग स्टाइल के कारण से भी आज EQ बहुत लो है। फिर कल्चरल और सोशल एम्फसिस जो है वो IQ पे ज़्यादा हो गया EQ के बजाय। सबको क्या चाहिए बच्चों में? अच्छे मार्क्स। हर एक को क्या चाहिए? सत्यता वगैरह चाहे, ईमानदारी चाहे, सब अलग। मुझे तो प्रमोशन चाहिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट, सबसे ज़्यादा जानकारी वाला बनना है। तो हमने IQ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया बहुत समय से, इसलिए EQ को महत्व ना मिलने के कारण EQ कम होता गया। फिर लैक ऑफ इमोशनल वैलिडेशन। हमने कुछ अच्छा किया, किसी ने कुछ अच्छा किया, उसने सहन किया, उसको किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो उसको लगता है सहन करने से फ़ायदा क्या, मुझे मिला क्या? तो इमोशनली आपको वैलिडेशन ही नहीं मिला अच्छी चीज़ के लिए, तो आपने अपनी अच्छाई तो कोई देखता ही नहीं। जो लोग बोलते हैं अच्छाई का ज़माना ही नहीं, तो क्योंकि हमने दूसरे की अच्छाई नहीं पहचानी, हमारी अच्छाई को वो स्थान नहीं मिला, तो हमें लगा अच्छा बनना ही बेकार है आज की दुनिया में। ये भी कारण रहा। सोशल आइसोलेशन। पहले के समय में जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली के अंदर बच्चे लोग इतने मजबूत बन जाते थे, आए दिन झगड़ा हो रहा है, किसी को कुछ कम मिल गया तो कोई बात नहीं। आजकल तो किसी को कोई छू भी दे तो बड़ी बात है। पहले जॉइंट फैमिली में कितना कुछ होता था, कभी कंपैरिजन नहीं करते थे। तो सोशली हम इतने ज़्यादा आइसोलेट हो गए कि आपस में वो इमोशनली मिक्सअप हो कर के कई सारी बातों को जो हम इमोशनली इग्नोर कर देते थे, चलता है, कोई आज चला ही नहीं सकते उस चीज़ को। तो ये भी एक कारण रहा। लिमिटेड परसेप्शन। दृष्टिकोण हमारा इतना संकुचित हो गया है, दूसरे के दृष्टिकोण से हम सोच ही नहीं सकते कि ये भी नज़रिया सही हो सकता है उसके हिसाब से। रोल कॉन्शियस बहुत हो गए, ये मेरा रोल है, इस रोल के अलग भी मेरी एक दुनिया है। रोल में ही बंध गए, क्योंकि सुबह से शाम तक उस रोल में ही रहते हैं, दूसरा कुछ करने का समय ही नहीं है। और बहुत लंबे समय तक जब हम तनाव में जीते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति वैसे भी कम हो जाती है। बचपन से कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चों को बहुत ट्रॉमा या बचपन में ही उनके साथ बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, अब्यूज़ होते हैं, तो वो बच्चा बचपन से ही बहुत सहमा हो जाता है, तो बड़े होकर के भी वो हर छोटी छोटी बात के अंदर बहुत सहम जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। फिर अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसमें जाइए, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है उनको बताने के लिए। फिर आप इसके बाद SQ पे आ सकते हैं।
अगर समय आपके पास है, आपको 2 घंटे का सेशन कराना है, ब्रेन में है या हृदय में है, कहाँ है? कुछ लोग बोलेंगे ब्रेन में है, कुछ लोग बोलेंगे हृदय में है। हमारा जवाब क्या है? ना ब्रेन में है ना हृदय में है, आत्मा में है। फिर थोड़ा सा आप उनको आत्मा का, यहाँ पर मन क्या है, आत्मा क्या है, थोड़ा सा आप इनको उस समय पे परिचय दे सकते हैं ना। देखिए ये कौन है? कौन है? सुपरमैन। सुपरमैन है ना, ये भी सुपरमैन है, ड्रेस तो वही पहन रखी है। तो आपकी ऊपर से आप क्या है वो आपकी पर्सनालिटी नहीं बताता, अंदर से आप कैसे हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। तो बस उसके जैसा ऊपर ऊपर से मैं बन जाऊं, वही पहनावा मेरा हो जाए, वैसी गाड़ी, वैसा ही सब कुछ, ऊपर ऊपर से किसी की तरह बन जाने से आप अंदर से वैसे काबिल नहीं बन सकते हैं। तो ये कुछ फोटोज है। पहली पहचान सकते हैं कौन कौन क्या है इसमें? पहली फोटो में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए ये पहली फोटो में जो है झाड़ू लगाते हुए, सेवा करते हुए, ये आज देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी फोटो में जो है वो आज देश की राष्ट्रपति हैं। तीसरी फोटो में जो है नीचे वो एक योगी जी और एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और जो चौथी फोटो में है एकनाथ शिंदे, वो भी महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो आप देखिए अगर आप में क्षमता है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये है IQ, EQ और SQ। SQ हमारे IQ और EQ को बैलेंस करता है। तो अगर हमें होलिस्टिक इंटेलिजेंस चाहिए तो वो SQ के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो अब SQ क्या है? SQ का मतलब है अपने आप को जानना, अपने ट्रू नेचर को, अपने असली स्वरूप को अनुभव करना और उस स्वरूप को कार्य में लगाना, ये है SQ। बाकी SQ के बारे में तो हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस ही हमारी दुनिया बनाता है, जो हम बोलते हैं ना कि हमारी दृष्टि से सृष्टि। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आइंस्टाइन ने कहा था कि आप अपने माइंडसेट को चेंज किए बिना एक सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बार बार वही सोचते हैं तो बार बार उसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो आपको अपना विचारधारा आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना उनके साथ का एक्सपीरियंस हम चेंज कर सकते हैं अपनी सोच को बदलने से। तो इस प्रकार से हमारी सोच कोई ऐसे फिजिकल सृष्टि को नहीं बदल रही, लेकिन हम सृष्टि को जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं उस दृष्टिकोण को हमारी सोच बदल देती है। तो हमें एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग होने लगता है। SQ को बढ़ाने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना है, क्या प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पे आप उनको मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं। कुछ जो बातें हमने आज सुबह देखी थी वही बातें यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं ना। कुछ और एक ऐसी आवाज़ है जो शब्दों का प्रयोग नहीं करती, उस आवाज़ को सुनना वही आध्यात्मिकता है, वो हमारे अंदर की आवाज़ है। उसके लिए हमें साइलेंस चाहिए, और साइलेंस की उस दुनिया में प्रवेश करने की विधि है मेडिटेशन। और परमात्मा जो हमें टचिंग देता है, जिसको हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस टचिंग को सही समय पर पहचान पाना, हर समय हमें गाइडेंस मिल रही होती है सही समय पर सही, जिसको लोग इंट्यूशन भी कहते हैं। तो इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, इसके लिए हमें स्पिरिचुअल क्वेश्चन, अंदर वाले को पहचाने तो सही, तब तो उसकी सुनेंगे। तो उसके लिए आपको बाह्य मुक्ता से हट करके कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कह दिया, सही था या गलत था, उससे अलग हट करके अंदर झांकना पड़ता है। तब आप उस अंदर वाली की आवाज़ को सुन सकते हैं। इंट्यूशन मतलब ट्यूटर किसको बोलते हैं? पढ़ाने वाले को, ट्यूट करने वाले को। हमें बताने वाला कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमारे अंदर ही बैठा है। उसकी आवाज़ सुनने के लिए
आपको साइलेंस की भाषा प्रयोग करनी है। साइलेंस की भाषा कैसे हम सुन सकते हैं? स्पिरिचुअल क्वेश्चन से। तो ऐसे करके आप उनको अपने आप से जुड़ना इम्पॉर्टेंट है। परमात्मा भी हमें बुद्धि दाता है वो, तो वो हमें बुद्धि को ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान को बुद्धि से कैच करने के लिए बुद्धि हमारी फ्री होनी चाहिए। तो ये सब आप उनको एसक्यू से जुड़ी हुई बातें बताते हुए उनको हल्का सा परिचय दे सकते हैं और मेडिटेशन का फिर उनको अनुभव करा सकते हैं। और मेडिटेशन क्या करता है? देखिए, ये पिक्चर भी बहुत कुछ कह रही है अपने आप में। जितनी बार मैं मेडिटेट करती हूँ उतनी ही बड़ी उतनी बार एक और साइलेंस का, शांति का सुरक्षा कवच, पॉजिटिविटी का कवच मेरे आसपास बनता रहता है। तो ईच टाइम यू मेडिटेट यू क्रिएट अनदर लेयर ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू। तो इतनी सारी पॉजिटिव लेयर्स के बीच में हम अगर हैं, ये हमारा सुरक्षा कवच है, तो हमें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हम बाहर दुनिया को चेंज कर ही नहीं रहे। हम अगर बारिश हो रही है तो हम इंद्र देवता रुक जाओ नहीं बोल सकते ना, हम छाता लेके निकल सकते हैं। अगर सड़क बहुत पथरीली है तो हम शूज पहनकर निकलें। तो अपने आप को हमें आज के समय में सेफ रखना है। पहले खुद सेफ रहेंगे तब जाकर के उस परिस्थिति में भी परिवर्तन क्या लाना है वो सोच सकेंगे। तो अगर अपने लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं तभी दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। बिना अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बने दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनने का केवल एक भ्रम है। फिर ये अगर आपके पास समय हो तो ये एक रिसर्च है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन ऐसा है, 15 मिनट के मेडिटेशन के बाद और 25 मिनट के मेडिटेशन के बाद आप देखिए लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर ब्रेन के कितना सिंक्रोनाइज हो गए। यानी कि मेडिटेशन जो एसक्यू का पार्ट है वो हमारे ब्रेन को भी कैसे इम्पैक्ट करता है, और ब्रेन हमारा जितना सिंक्रोनाइज होगा उतना ही हमारा आईक्यू और ईक्यू बैलेंस्ड होगा। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एसक्यू को बढ़ाता है, और एसक्यू के बढ़ने से जो हमने पहले देखा था आईक्यू और ईक्यू बैलेंस होता है, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल है, एनालिटिकल है, आईक्यू का डिपार्टमेंट है वो, और हमारा राइट ब्रेन जो इमोशनल है, वो दोनों हेमिस्फेयर हमारे बैलेंस होते हैं, जो हमने यहाँ देखा बैलेंस। तो जब मेडिटेशन से दोनों हेमिस्फेयर बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा आईक्यू और ईक्यू दोनों बैलेंस, हम उतने ही लॉजिकल बनते हैं और उतने ही हम इमोशनली स्टेबल बन पाते हैं। और फिर आप उनको मेडिटेशन का अनुभव करा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इस टॉपिक में आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अगर समय हो तो, नहीं तो समय कम है तो किस बात को कितना महत्व देना है उस अनुसार आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। समय आपके पास ज़्यादा है तो आप कई सारी इसमें वीडियोस भी होती हैं इमोशनल क्वेश्चन की, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, कि लोगों ने बहुत संघर्ष किया लाइफ में उसके बाद भी वो सक्सेसफुल हुए, ऐसी कई वीडियोस है। उनमें से कोई वीडियो आप दिखा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए तो आप उन एग्जांपल्स के बजाय वीडियो, लेकिन वीडियोस में टाइम ज़्यादा जाता है तो उस अनुसार आप देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियोस दिखा सकते। हाँ जी, ठीक है। तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आदरणीय सविता दीदी का, शांति सरोवर की पूरी टीम का, रायपुर के सब पूरे ब्राह्मणों का, जो आप सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरा दिन समय निकाल करके आए हैं, सबका बहुत बहुत थैंक्स दीदी। इसी के साथ हमारी ये ट्रेनिंग भी संपन्न होती है। अभी आदरणीय दीदी के भी हम आशीर्वचन और प्रेरणाएं कि अब आगे हमें क्या करना है वो